नमस्कार दोस्तों। एक गलत माहौल में ठीक बातें करने की जरूरत पहले से भी ज्यादा महसूस होती है। मित्रों, आज कोरोना की बात कम, बारे में ये बात बड़ी अविश्वसनीय लगती है कि कोई एक ही आदमजात, कोई एक ही शख्सियत, एक ही जिंदगी में प्रख्यात नृत्यांगना भी रही हो, डांसर भी रही हो, पोइटस भी रही हो, रंगकर्मी भी रही हो, और उसके साथ साथ उसने फिल्मों में भी प्रभावशाली ढंग से अपना काम किया हो। तो एक ही शख्सियत में आपको ये सारी बातें मुमकिन नहीं लगती, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक में थोड़ा थोड़ा गुण हर एक कला का, हर एक फील्ड का, हर एक अनुशासन का आ सकता है। लेकिन ऐसा आपको शायद कोई शख्स नहीं मिलेगा जिसमें ये सारी ही चीजें शिखर पर बैठाई जा सकती हो। और आज जिस शख्सियत की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, वो शख्सियत ऐसी है कि जिसकी हर भूमिका को आप शिखर पर रख सकते हैं, और वो शख्सियत है जोहरा सहगल। आज मित्रों उसका जन्मदिन है, और ये भी बड़ी अजीब एक शख्सियत के रूप में हमारे सामने आती है कि जिसने सारी उम्र अपने परिवेश से, अपने परिवार से और अपने लोगों से बगावत भी की, और बगावत के साथ साथ सृजनशीलता का जो आलम था, सृजनशीलता का जो एक परचम था, वो इतना ऊंचाइयों तक लहराया कि लोग आज भी उसे भुला पाना मुमकिन नहीं पा रहे। आज भी ये मुमकिन नहीं है कि उसे जल्दी से उसे किसी भी कोरोना के माहौल में या किसी गलत माहौल में उसको नजरअंदाज किया जा सके। उसके जन्मदिन पर उसको याद करना इसलिए भी जरूरी लगता है कि ऐसी शख्सियतें, ऐसी जिंदगानियां हमें एक बात की प्रेरणा देती हैं कि आदमी जिंदा रहे तो इसी तौर पर, इसी ढंग से रहे। मतलब कोई आपको भारतीय फिल्म जगत में ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी जिसने 4 पीढ़ियों के साथ अभिनय किया हो। 4 पीढ़ियां, पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, और उसके बाद रणवीर कपूर तक। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी एक अजीब बात लगती है कि 4 पीढ़ियों तक उसने अपना अभिनय किया। और अभिनय की जिंदगी की जो शुरुआत है वो 1935 में हो गई थी, लेकिन सबसे पहली जो उल्लेखनीय भूमिका थी वो नीचा नगर में 1946 में, और अफसर फिल्म आई थी तभी, उसमें भी ये प्रमुख भूमिका के रूप में सामने आई थी। और एकमात्र ऐसी भारतीय अभिनेत्री जिसे कॉन फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आज के वक्त में प्रवेश पाना भी मुमकिन नहीं हो पाता, उस कॉन फिल्म फेस्टिवल में सर्वोच्च पुरस्कार उसने 1946 में ही जीत लिया था। तो ये मित्रों बड़ी गजब की शख्सियत है, और इसकी जो पहचान है वो फिल्मों के इस चरम दौर के बावजूद उसकी पहचान एक रंगकर्मी के रूप में, एक नृत्यांगना के रूप में ज्यादा बनी रही। मित्रों, जन्म हुआ था सहारनपुर में। ये इनका ताल्लुक जो है वो रामपुर के शाही परिवार से था। रोहिल्ला पठान परिवार था, 7 भाई बहन, और सारी तरबियत, सारी जो प्रवृत्ति थी, सारी की सारी वो ऐसी थी कि एक शाही माहौल में परवरिश पाई। लेकिन उसके बावजूद, शाही माहौल में परवरिश पाने के बावजूद, जैसे आज आप कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ये चीजें बहुत पहले से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुकी थी जोहरा सहगल। और मित्रों, पिछले दिनों उसका जब 102 वर्ष की उम्र में जब उसका देहांत हुआ, तो उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ लोगों को इसलिए भी हुई कि हमने आखिरी दिनों में उसके साथ बहुत ज्यादा इंसाफ नहीं किया। बहरहाल वो किसी इंसाफ की ना तो वो तवक्को रखती थी और ना ही किसी की मोहताज थी, क्योंकि उनका उनका जिंदगी का जो नजरिया था वो बिल्कुल अलग था। और जिस शख्सियत ने 90 वर्ष की उम्र में बीबीसी में 26 एपिसोड दिए हों,
90 वर्ष की उम्र में। आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किन ऊंचाइयों पर अपनी जिंदगी को जीती रही, और उसने क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता के साथ किसी भी तौर समझौता नहीं किया। मित्रों, वो गुरुदत्त की भी अभिनेता, निर्देशक और निर्माता, गुरुदत्त की भी प्रिय अभिनेत्री रही बाजी फिल्म, और राज कपूर के साथ भी उन्होंने आवारा फिल्म में काम किया, और ख्वाजा अहमद अब्बास तो उनके मुरीद थे ही। और ये मुरीदों का, जो मुरीदों की फहरिस्त है, ये बहुत लंबी है। शुरुआती जिंदगी उनकी जो है वो एक डांसर के रूप में, एक नर्तकी के रूप में शुरू हुई। और ये भी एक इत्तेफाक था, अजीब इत्तेफाक था कि मामू से कहा कि मैं घर से बाहर जाके जीना चाहती हूँ और मैं कुछ कला के क्षेत्र में कुछ नाम अर्जित करना चाहती हूँ, अपना योगदान देना चाहती हूँ। तो मामू भी अपनी भांजी की इच्छा पूरी करने के लिए कार से, लाहौर से उन दिनों में बाई कार, ईरान, फिलिस्तीन, मिस्र और बाद में बाई रोड जाते हुए जिन मुल्कों से गुजरते हुए बाद में एक समुद्री रास्ते से वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचे, और अलेक्जेंड्रिया में उन्होंने उसको एक ब्रिटिश अभिनेता के साथ जोड़ दिया था कि ये ब्रिटिश अभिनेता के निर्देशन में ये अभिनय की कला के जो अपने जो शौक हैं और शौक हैं वो पूरे कर सके। वही मित्रों जान पहचान हो गई उदय शंकर से। उदय शंकर कौन है, मैं आपको बताने की जरूरत तो नहीं समझता, लेकिन नई पीढ़ी शायद उनसे थोड़ा सा परिचित हो। लेकिन उदय शंकर का जो नाम है वो भारतीय नृत्य कला के क्षेत्र में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया नाम है। अब भी वो नाम वहीं पर कायम है, हम बेशक उसे थोड़ा सा भूल गए हों, लेकिन वो नाम अभी स्वर्णाक्षरों में कायम है। तो उन दिनों उदय शंकर अपने एक नृत्य मंडली के साथ यूरोप में टूर पे थे। उनका एक नृत्य देखने का इसको मौका मिला, उसको जोरा सैगल को, और नृत्य था वो शिव पार्वती। वो देखते ही उसको, उसके मन में आया कि मैं इन सारी भूमिकाओं को अच्छे ढंग से और भी अच्छे ढंग से निभा सकती हूँ। और इसमें उदय शंकर का जो ट्रिप था, उदय शंकर का जो ट्रुप था, ट्रिप तो बाद में बना, बाद में वो यात्रा पे निकली, उस ट्रुप के साथ ये शामिल हो गई और इन्होंने नृत्य को कुछ नई तरीके से परिभाषित किया। और ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। उदय शंकर ने बाद में इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनसे ये भी कहा कि आप भारत ही चलो, ज्यादा अच्छा है, वहां मैं आपको ढंग से कला के क्षेत्र में काम, और ये साथ ही भारत आ गई। यहाँ अल्मोड़ा में आके सैकड़ों उदय की अकेडमी चलाने लगी और वहीं अल्मोड़ा में ही कामेश्वर सहगल से इनकी भेंट हुई। कामेश्वर इनसे 8 साल छोटे थे मित्रों। कामेश्वर मूल रूप से साइंटिस्ट थे, लेकिन उनको पेंटिंग, कला का और रंग मंच का बहुत शौक था, और यही शौक दोनों को करीब ले आया। कामेश्वर से शादी हो गई और इस तरह से जोरा भट्ट जो थी वो जोरा सहगल बन गई। और बड़ी जिंदगी जो है पूरी डिग्निटी के साथ, पूरी सम्मान के साथ इसने गुजारी। और कब जब आपको याद हो पुरानी कुछ चीजें, कुछ ऐसे एपिसोड्स याद हो, तो तंदूरी नाइट्स के नाम से मित्रों एक बहुत बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम आता था। तो तंदूरी नाइट्स की भी यही नायिका थी। और चीनी कम में अगर आपको याद हो तो अमिताभ बच्चन इनके बेटे ने, इनके पोते के समान, पोते के रूप में सामने आए थे। और कहा यही जाता था, कला समीक्षक यही कहते थे कि अपनी अभिनय कला से इसने अमिताभ को भी ढक लिया था। अमिताभ पर उसकी छाया नजर आने लगी थी कि ये ज्यादा बेहतर अभिनय की दृष्टि से अपने आप को स्थापित कर पा रही हैं। मित्रों, जहां तक सम्मानों की बात थी, सभी पद्म अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण, सारे सम्मान मिले। कालिदास सम्मान भी मिला, और संगीत नाटक अकेडमी का सम्मान तो कोई खास बात नहीं थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनको बहुत सारे सम्मान मिले। और अंत में सिर्फ आपको इतना बता दूं, इनकी बहन उजरा भट्ट जो 7 बहन भाइयों के परिवार में इनसे अगले नंबर पर थी, उजरा भट्ट भी अपने क्षेत्र की बहुत बड़ी अभिनेत्री और बहुत महान नृत्यांगना थी। और उजरा भट्ट के साथ इन दोनों बहनों ने, एक थी नानी के नाम से एक
रंग मंच पर प्रस्तुति दी और वो पूरी यूरोप में वो प्रस्तुति दी गई और उसमें दोनों बहनों ने भूमिका दी। यूरोप में, लाहौर में, दिल्ली में, मुंबई में और बहुत सारे नगरों में, और दोनों ने मिलकर उसमें प्रस्तुति की। और मित्रों, उनकी जो अंतिम जो अभिनय के क्षेत्र में जो प्रस्तुति थी वो थी चलो इश्क लड़ाएं, गोविंदा की दादी के रूप में सामने आई थी, आपको याद हो तो। और इसके साथ साथ ही अजोका थिएटर में भी उनका योगदान जो है वो बहुत ज्यादा रहा। और दिल्ली में जो अंतिम दिन थे मित्रों, वो जरा दुखद भी थे, इसलिए कि इनकी जो बेटी थी, जो स्वयं ओडिसी की नृत्यांगना है, प्रख्यात नृत्यांगना है, उसने भारत सरकार को एक आग्रह किया कि इनका फ्लैट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर से नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि इनके लिए इस उम्र में आना मुमकिन नहीं था, इसलिए यह आग्रह किया गया कि वही सरकारी जो फ्लैट है वो ग्राउंड फ्लोर पर दे दिया जाए। लेकिन जो सरकारी तामझाम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने उनकी मांग पूरी करने में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, दिलचस्पी नहीं दिखाई, और आखिर जिंदगी बीत गई। क्योंकि इसका यही कहना था, जब मीडिया वालों ने इससे पूछा भी तो इसका यही कहना था कि मुझे कोई शिकायतें करके जिंदगी नहीं बितानी, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैं धीरे धीरे अपने आप नीचे आ जाऊंगी और मेरी जो व्हील चेयर है वो उठा के भी नीचे लाई जा सकती है, तो मैं जिंदगी को जीना जानती हूँ, गिले शिकवों के साथ जिंदगी को मैं खत्म करने के पक्ष में नहीं हूँ। और मित्रों, 102 साल की उम्र में इस महान कलाकार ने अपनी आंखें मूंदी। और आज भी जिक्र ये होता है तो वो कहते हैं कि उन दिनों कोरोना तो नहीं था, लेकिन सिम्टम सारे के सारे वही थे जिनसे इसका अंत हुआ। और इसका जो अंतिम इच्छा थी वो बड़ी अजीब थी। इससे पूछा गया कि आपको दफनाया जाना पसंद करेंगी कि चिता में जलाया जाना। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर के साथ जिंदगी बिताई है तो मुझे जला देना ठीक है, जब मुझे चिता में जलाना। और उसके बाद पूछा गया कि राख कहीं विशेष स्थान पर कहीं प्रवाहित करनी हो, तो इन्होंने कहा मेरी तरफ से बेशक उसको टॉयलेट में डाल देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिंदगी जब खत्म हो गई तो उसके बाद इन चीजों में क्या रखा है। तो बिल्कुल आरंभ से लेके अंत तक एक विद्रोही जिंदगी और एक अपनी डिग्निटी के साथ जिंदगी जीने की जो कला थी, वो सीखनी हो तो मित्रों ऐसी शख्सियत से सीखी जा सकती है। और मित्रों, जाते जाते आपको एक बात का जिक्र कर दूं, मैं भी उन भाग्यशाली इंसानों में से हूँ जिसे उनके करीब बैठकर, उनके चरणों में बैठकर बात करने का मौका भी मिला। और उनकी गाई हुई एक नज्म, जो हफीज जलंधरी साहब की नज्म, जो बेहद लोकप्रिय रही है, जिसको बहुत सारे गायकों ने और गायिकाओं ने गाया है, और वो मैंने जोरा भट्ट की ज़बानी मंच से सुनी थी लाहौर के अल हमरा थिएटर में। वो थी कि अभी तो मैं जवान हूँ। और अभी तो मैं जवान हूँ की प्रस्तुति जो है उस उम्र के साथ ताल्लुक रखती है, और उस अंदाज के साथ, जिस अंदाज के साथ इन्होंने गाई, वो वाकई कुछ अलग था और ज्यादा रोमांचकारी था। शुक्रिया दोस्तों।